Okay, dear students, my PPT is visible to all of you. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. So, in this class of applied psychology, I am going to introduce the second unit of your paper, that is psychology in industry and organization. And today I cover the topic personnel selection. So now first let me tell you little more about industries and organization. And what is this industrial and organizational psychology? Industry is, as you know, where we are producing something. इंडस्ट्री जिसमें हम कुछ उत्पादन करते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है। एक जो स्टेट या सेंटर के जो लेजिस्लेटिव है उसके अनुसार उनका एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है, उनके अनुसार वो जो है स्थापित होती है। तो इंडस्ट्री में एम्प्लॉय रिलेशनशिप पहली चीज, इनपुट थ्रूपुट आउटपुट रेशियो होता है दूसरी चीज, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी जो है नियम के तहत, स्टेट या केंद्र के नियम के तहत वो स्थापित होती है। इंडस्ट्री का ही एक जो है एडवांस रूप या कह सकते हैं कि और आउट ग्रोथ डेवलप रूप है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट which consists of more than two people who work together to achieve a goal or set up goal. This is the organization. ये परिभाषा रॉबिन्स की है, रॉबिन्स की बुक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। जब आप बीए ऑनर्स में आएंगे तो 5th सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पेपर पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, या फिर मास्टर में आप आएंगे, स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे, तब आपको ये सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और वाइड स्कोप लिए हुए है, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें थी, ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको इंक्लूड किया गया। जब सर्विस सेक्टर का प्रादुर्भाव हुआ, सर्विस सेक्टर का मतलब आप जानते हैं कि वो सेक्टर जो कुछ उत्पादित नहीं करता है, कोई चीज प्रोसेस नहीं करता है, बल्कि लोगों को सेवाएं देता है, जैसे बैंकिंग है। आप आजकल बहुत से सर्विस सेक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें सेवा देते हैं लोग, ठीक है, किसी भी प्रकार की। तब आप एक फोन कॉल पर हर प्रकार की सेवा आपको उपलब्ध है। तो जो सेवा क्षेत्र का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वो इंडस्ट्री की जो क्राइटेरिया था उस पर फिट नहीं बैठता था, क्योंकि वहां कोई उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया। और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हम लोग साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाए, कैसे एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, उनका मोटिवेशन बढ़ाया जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाया जाए, एब्सेंटिज्म और को कम किया जाए, टर्नओवर को कम किया जाए, कैसे एक सही कर्मचारी का चयन हो, उनका मोरल कैसे मेंटेन किया जाए, ये तमाम ऐसे कारक हैं जिनका अध्ययन हम लोग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में करते हैं। तो हमें यहाँ पर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे यूज किया जाएगा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, उसी की चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करनी है। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सोनल सिलेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन या कार्मिक चयन, ठीक है।
तो किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर्मचारियों की क्या भूमिका है आपको पता है, और उनका चयन कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक गलत एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है तो उससे दो नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है। पहला तो जब गलत एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन तो सफर करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका जो आउटकम है, उसकी इफेक्टिवनेस ये प्रभावित होगी। साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर को ये मौका देता है, ये अवसर प्रदान करता है कि जो अच्छा एम्प्लॉय बचा है उसका सिलेक्शन करके जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सके, उन्नत कर सके, डेवलप कर सके, एडवांस कर सके। इस चीज को आप सिंपल शब्दों में इंडिया और अमेरिका के मैन पावर को समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका में जो ज़्यादातर एडवांस सेंटर्स हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं भारतीय मूल के, यहाँ उनकी कदर नहीं होती है, बाहर चले जाते हैं। और अमेरिका उन्हीं के बदौलत पूरे दुनिया पर, इवन हम पर भी राज करता है। तो हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो हमें उन चीज़ों को नहीं समझना है, हमें बस इंडस्ट्री के टर्म में इसको समझना है, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में समझना है। ठीक है, कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में पर्सनल सिलेक्शन होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो देखें, पर्सनल सिलेक्शन, कार्मिक चयन, वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी कर्मचारी को जो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है उसकी योग्यता का निर्धारण करके, उसको एग्जामिन करके हम उसको उस पद पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल सिलेक्शन में अगर आप देखें तो हायरिंग होती है, इसमें हायरिंग के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं यूज की जाती हैं। ठीक है, पर्सनल सिलेक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें हम जो बहुत तरह के जो एप्लीकेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनमें से सही लोगों का चयन करने का प्रयास करते हैं, या जो फिट है और जो फिट नहीं है उनमें डिफरेंशिएट करने की जो प्रक्रिया है, जो कि उस कार्य को कर सके, उस जॉब को अच्छी तरह से संपादित कर सके। वो कार्मिक चयन वो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वैकेंट या खाली पद पर एक उपयुक्त कर्मचारी के चयन के लिए जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं उनमें से उनको छाट कर, उनको भेद करके, उनको डिफ्रेंशिएट करके उस पद पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप दिन प्रतिदिन के जीवन में जरूर देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं है। इवन आपने जो यहाँ एडमिशन लिया है उसके लिए भी आपने टेस्ट दिया होगा, टेस्ट पास किया होगा, जिसका टेस्ट में नंबर क्राइटेरिया पर आया होगा, बाकी जो चीजें उनके बैक रिकॉर्ड सब ठीक ठाक रहे होंगे, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। और इसी तरह की प्रक्रिया जो होती है वो कर्मचारियों के चयन के लिए होती है। आप पढ़ने के बाद यही काम, फिर यही प्रक्रिया आप फिर फेस करने वाले हैं जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो कर्मचारी चयन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी कई परिभाषाएं हैं पर्सनल सिलेक्शन की। जैसे पूर्ण जी की जो परिभाषा है उसको देखें कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अ कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड
द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, उसी तरह योडर की जो परिभाषा है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, दोज हु विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु विल नॉट, मतलब डिफरेंशिएट करना। डेविड एंड रॉबिन्सन लिखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इज अ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस as to predict which job applicant will be successful if hired। ठीक है, वो प्रक्रिया है जिसमें एक मैनेजर ये डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है कि अगर इस व्यक्ति को हम उस पद पर स्थापित करते हैं तो वो उस काम को सफलतापूर्वक कर पाएगा। उसी प्रकार से जो अगली परिभाषा आप देखें जो है होगेट्स की है। होगेट्स का मानना है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन एंटरप्राइज चूजेस एन एप्लीकेंट हु बेस्ट मीट द क्राइटेरिया फॉर द अवेलेबल पोजीशन। मतलब जो क्राइटेरिया पोजीशन की है उस पद का जो मापदंड है, जो सबसे जो सुटेबल कैंडिडेट उस मापदंड के अनुसार है, उसका चयन करना। नेक्स्ट, उसी तरह से अगर आप देखें तो इन जनरल वी कैन से कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम a group of applicant those individual best suited for a particular position। Okay. Most managers recognize that employee selection is one of the most difficult and most important business decisions। Why this is most important and most difficult? Because there is a very minor differences in several applicant in terms of that position। बहुत से ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत से ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जिनमें बहुत माइनर अंतर होता है। उस पद के लिए आपने पता चला कि 5000 लोग एप्लीकेशन दिए हैं, तो जो लास्ट में 10-20 बचते हैं उनकी एबिलिटी को जज करना और डिफरेंशिएट करना बाद में और कठिन होता जाता है। आपने कभी सोचा हो भी नहीं होगा कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको तनाव होता है, तो उतना ही तनाव एक इंटरव्यूअर को होता है इंटरव्यू लेने का। आपको सिलेक्शन का तनाव होता है कि मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, और उसको इस बात का तनाव होता है कि क्या वो सही व्यक्ति का चयन कर पा रहा है, कर पाएगा, करने में सक्षम है, सही और गलत को डिफरेंशिएट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत बार हेलो इफेक्ट काम करता है। हो सकता है कि उसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं जिनका जवाब आपको पता है, लेकिन वास्तव में वो कैंडिडेट डिजर्व नहीं करता। ठीक है, तो एक सिलेक्शन कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है उसको मैंने शुरू में ही इसीलिए बताया कि इफ यू आर सेलेक्टिंग अ रॉन्ग एम्प्लॉय फॉर पर्टिकुलर पोजीशन, you are not worsening the condition of your own organization, you are also providing the opportunity to your opposition or your competitor to take the benefits of the good employees। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मैंने आपको इसकी तमाम जो परिभाषाएं थी वो भी बताई आपको। वही सब सारी चीजें आपको देखेंगे तो अगले पीपीटी में भी मिलेगा कि इट इज अ kind of judgment not about the applicant but about the fit between the applicant and the job by considering knowledge, skill and ability and other characteristics required to perform the job। Selection procedure are not carried out through standard pattern and step in this। So कई बार मैं कहता हूं कि जो एम्प्लॉय सिलेक्शन है या पर्सनल सिलेक्शन है, इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। अब आप कहेंगे कि हाउ इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। भाई नाम तो है एम्प्लॉय सिलेक्शन, पर्सनल सिलेक्शन, बट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, वी आर रिजेक्टिंग द एम्प्लॉयज हु आर नॉट फिटेड फॉर आवर पोजीशन। ठीक है, अब ये रिजेक्शन की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? जैसे एप्लीकेशन आता है तो सबसे पहले जैसे
आप जब एडवर्टीजमेंट देते हैं तो पहला स्क्रीनिंग उसी से हो जाती है। अब आप कल्पना करिए कि किसी पद के लिए हाई स्कूल की योग्यता हो, किसी पद के लिए इंटरमीडिएट की योग्यता हो, किसी पद के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता हो, किसी पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता हो। फिर जैसे जैसे ये योग्यताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते जाते हैं। फिर किसी पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अनुभव की योग्यता, मतलब एलिजिबिलिटी, जैसे कि, और जैसे जैसे फिर ये एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है, फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते हैं। मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्क्रीनिंग, यू आर शॉर्ट लिस्टिंग। पहले शॉर्ट लिस्टिंग हम कैसे करते हैं, इसी तरह से, ठीक है। तो इसीलिए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। फिर दूसरे स्टेप पर एप्लीकेशन आने के बाद जिनके अनफिल्ड एप्लीकेशन है, जो योग्य नहीं है, उन्होंने कर दिया, या इस तरह की कोई चीज है, या कुछ किसी क्राइटेरिया पर वो फिट नहीं, तो उनको बाहर करते हैं। फिर टेस्ट करा के कुछ लोगों को बाहर कराते हैं, फिर इंटरव्यू करा के बाहर करते हैं। जो बचते जाते हैं उनको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अनफिट है उनको हम रिजेक्ट करते जाते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस टर्म में देखें, एग्जैक्टली इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एंड हम लोग जो बात कर रहे हैं पर्सनल सिलेक्शन की, हालांकि रिक्रूटमेंट की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पहले होती है। तो जो एम्प्लॉय सिलेक्शन में रिक्रूटमेंट शामिल जरूर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप समझ लें, कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इनकरेजिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर जॉब। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो प्रोस्पेक्टिव लोग हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनको उस पद के लिए अप्लाई करने के लिए इनकरेज करने की जो प्रक्रिया है वो रिक्रूटमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि सिलेक्शन इज कंसर्न विथ पिकिंग अप द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट जो है, जो एप्लीकेशन आया है, उसके बाद जो उस पूल में से सही लोगों का चुनाव करना, वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद शुरू होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज सेड टू बी पॉजिटिव इन इट्स अप्रोच as it seeks to attract as many candidate as possible। ये पॉजिटिव अप्रोच है कि जितना संभव हो, जितने मतलब एस्पिरेंट्स हो, जितने लोग इसमें चाहते हो, वो सब अप्लाई करें, ये पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज ऑन द अदर हैंड इज नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन is as much as they seek to eliminate as many unqualified applicants as possible in order to identify the right candidate। वही मैंने कहा कि selection is not exactly the selection, it is a process of rejection, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर जो डिफरेंशिएट मैंने किया, आपको समझ में आया हो। हम लोग इसको भी देखेंगे जब जॉब एनालिसिस की बात करेंगे, तो वहाँ ये सब सारी चीजें आती हैं रिक्रूटमेंट की बात। नाउ कम टू द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन से चरण हैं सिलेक्शन की प्रक्रिया में, आप देखें तो ये जो है, सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। फिर कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जॉब इंटरव्यू, कैंडिडेट जॉब ऑफर, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड परमानेंट जॉब ऑफर। दिस इज द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। नॉर्मली आप उसको, ये तो एक आइडियल है, या इसको कहते हैं बेसिक सिलेक्शन मॉडल भी आप कह सकते हैं। इस एग्जाम में जनरली आता है व्हाट इज द बेसिक सिलेक्शन मॉडल। तो दिस इज द बेसिक सिलेक्शन मॉडल, हाउ वी सेलेक्ट द एम्प्लॉय। लेकिन आप सिंपल सा अपने घर परिवार में, या आप खुद ग्रेजुएशन में है तो इवन आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं उनको आपने दिया होगा,
फॉर द जॉब पर्पस, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि कैसे होता है। एक जो है विज्ञापन निकलता है, आप उसको भरते हैं, अगर आप योग्य होते हैं तो आपको जो है एग्जामिनेशन का लेटर आता है, आप एग्जाम देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस पर सेलेक्ट होते हैं, देन यू गो फॉर द इंटरव्यू, देन यू गो फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर इस तरह का कोई फिजिकल टेस्ट है, हो सकता है, जैसे बहुत से ऐसे पद हैं जिसमें फिजिकल कैपेबिलिटीज बहुत महत्वपूर्ण है। इवन आप आर्मी की बात कर लें, पुलिस पर्सन की बात करें, इन सब में ये सब सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ। देन यू गो फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड रेफरेंसेस चेक। बैकग्राउंड आप आजकल कोई भी जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि आप ऐसे दो व्यक्तियों का नाम बताइए जो आपके रिश्तेदार या नहीं हो, घर परिवार के मेंबर नहीं हो, लेकिन वो आपको जानते हो, आपके कार्य व्यवहार को, आपके व्यक्तित्व को, उनके उनसे आपका जो है रेफरेंस चेक होता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी सेंसिटिव सर्विसेज में जा रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू आपका रेफरेंस चेक होता है, जो भी सूचनाएं आपने अपने घर परिवार के बारे में दी है वो सही है कि नहीं है। एक कॉमन सा आप सोच सकते हैं कि व्हाट कुड बी ए बेसिक सिलेक्शन मॉडल, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो आइडियल है, वो पर्सन सॉरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और जॉब टू जॉब वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि समूह ग और घ में जो है इंटरव्यूज नहीं होंगे। इंटरव्यू का खत्म हो गया, वहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, फिर अब इंटरव्यू होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन सिविल सर्विसेज के जितने एग्जामिनेशन हैं उसमें इंटरव्यूज के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, सॉरी जॉब टू जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट एक बेसिक जो सिलेक्शन मॉडल है, एक आइडिया, वो यही है कि इनिशियल स्क्रीनिंग होती है, तब हम फिर उसके बाद कंप्लीशन ऑफ जॉब एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जॉब इंटरव्यू, कंडीशनल जॉब ऑफर, ठीक है। कंडीशनल जॉब ऑफर मतलब ज्यादातर आप देखते हैं तो इसको कहते हैं ना कि प्रोबेशन पीरियड पर है, यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, उसके बाद बाकी चीजें आपके, अगर प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ मिलता है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसी चीज को हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा और जो है देख लें, ठीक है, कि कैसे होता है। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज जो होते हैं, क्या है कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज का जो पर्पस होता है कि जो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट है उनको एक तरह से जो है शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू रिजेक्ट द मिसफिट, ठीक है, या इसको पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडल फॉलो करती हैं, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी न किसी एक्सटर्नल फर्म को हायर करती है, ठीक, जिसको आप कंसल्टेंसी कहते हैं, कंसल्टेंटिंग फर्म। और ये कंसल्टेंसी जो होती हैं, कंसल्टिंग फर्म, वो ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज करती है, ठीक है। आपने तमाम तरह के जॉब पोर्टल्स का नाम सुना होगा, indiatimes.com, ठीक है, जॉब फेयर्स है, इस तरह के जो है बहुत से ऑनलाइन, इस पर लोगों के बायोडाटा पड़े होते हैं जो जॉब के लिए एस्पिरेंट होते हैं, अपना अपडेट करते रहते हैं। और उन्हीं बायोडाटाज में से वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है, उनसे बात करती है, इनिशियल स्क्रीनिंग करती है, ठीक है। और जो उनमें से फिट होते हैं फिर वो फर्दर प्रोसेस के लिए उनको वो ले आते हैं। तो दूसरा क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। फिर वो बुलाते हैं कि भाई आपका एक ऑनलाइन, इस दिन ऑनलाइन टेस्ट होगा चाहे ऑफलाइन टेस्ट होगा, आप उस टेस्ट के लिए जो है अपीयर होते हैं। सिलेक्शन टेस्ट क्या है, जिसमें जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज वो पास करते हैं उनके लिए टेस्ट होता है, और इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं जो जॉब और ऑर्गेनाइजेशन की जो है नीड पर डिपेंड करते हैं। इन टेस्ट में से एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है, एबिलिटी टेस्ट हो सकता है,
जो कि इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को या जॉब रिलेटेड नेचर को जानने के लिए सब किया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट हो सकता है, आजकल एक ग्राफोलॉजिकल टेस्ट भी हो रहा है, हैंडराइटिंग, अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तीसरा स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब जो लोग इस सिलेक्शन टेस्ट में पास हो जाते हैं, शिवम तुम्हारा माइक ऑन है, जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू सॉरी सिलेक्शन टेस्ट में पास होता है उनका नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है, जहां पर एक डेप्थ फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, और आपके जो है पर्सनालिटी, अप्रोच, कम्युनिकेशंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, इन सब सारी चीजों को टेस्ट करने का प्रयास किया जाता है इन फेस टू फेस कंडीशन, वेदर यू आर कैपेबल और नॉट, ठीक। इसके बाद अगला होता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया था मॉडल में, कि उसके बाद जो है आपको प्रोविजनल कई बार जॉब ऑफर कर दिए जाते हैं, कई संगठन नहीं करते हैं, वो फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करने के लिए यह करते हैं, जो कैंडिडेट इंफॉर्मेशन दिया होता है अपने बैकग्राउंड के बारे में, जिसे आपने पहले कहीं जॉब किया है तो अगर अनुभव दिखा रहे हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयर से या आपके जो सीनियर रहे होंगे उनसे बात करके आपके बारे में जानने का प्रयास किया होगा, करेंगे, या आपने कहीं जैसे आप पढ़े होते हैं जहाँ जिस संस्थानों से, कई बार आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप देते हैं उसके आधार पर आपको जानने का प्रयास किया जाता है, या जिन शिक्षकों के साथ आप काम किए रहते हैं उनसे बातचीत करके आपको आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देन दे टेक द सिलेक्शन डिसीजंस, और ज़्यादातर जो आपका जो सिलेक्शन टेस्ट है, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक के आधार पर सिलेक्शन डिसीजंस लिए जाते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन और नॉट। यहाँ पर सिलेक्शन डिसीजन होते हैं। देन यू मे गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं आपकी प्रेजेंट कंडीशन जानने के लिए, कहीं ऑलरेडी जॉब में आने से पहले कोई आपको क्रिटिकल डिजीज तो नहीं है, कोई इस तरह का इशू तो नहीं है, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो चेक किया जाते हैं। देन जॉब ऑफर लेटर आपको दिया जाता है, ठीक है, जिसमें तमाम तरह के टर्म एंड कंडीशंस डिस्कस होती हैं कि यू आर बीइंग सेलेक्टेड ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन, इफ यू आर अग्री देन यू कैन ज्वाइन द टेस्ट। तो एंड लास्टली फाइनल सिलेक्शन इस तरह से होता है। तो दिस इज द बेसिक सिलेक्शन मॉडल या बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस, इसको हम लोग कह सकते हैं, स्टेप भी कह सकते हैं, ठीक? अभी हमने तमाम तरह के टेस्ट की बात की, और अभी जो मैंने इंटरव्यूज में भी आप देखते हैं तो इंटरव्यूज भी एक टेस्ट की ही प्रक्रिया है, उसके पहले जो जॉब सिलेक्शन टेस्ट है वो भी तमाम तरह के उसमें टेस्ट होते हैं। तो अभी मैं आपको मेथड ऑफ पर्सनल सिलेक्शन, मतलब कैसे किन तरीकों से पर्सनल सिलेक्शन होता है, ये तो प्रोसेस की बात हुई। मेथड्स में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे जो है टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंडिडेट के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये काफी चीजें हैं जिसमें पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, बायोग्राफिकल डेटा है, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, वर्क सैंपल, सेल्फ असेसमेंट एंड असेसमेंट सेंटर। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में काफी कुछ चीजें आपको पढ़ा दी हैं जिससे आप इन चीजों के बारे में अवेयर हैं। अब जैसे इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यूज ये कहते हैं कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, जो जिसमें एक जो है इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है, जो बैठकर किसी पॉइंट पर बात करते हैं, ये इंटरव्यू। अब सिलेक्शन इंटरव्यू क्या है कि सिलेक्शन प्रोसीजर डिजाइन टू प्रेडिक्ट फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ अप्लीकेंट्स ओरल रिस्पॉन्स टू द ओरल इंक्वायरी, ठीक है, ये आपका इंटरव्यू है, ओरल रिस्पॉन्स टू द ओरल इंक्वायरी।
ठीक है, टेस्ट में आप अच्छा कर लिए हों, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छे प्रस्तुता हों, अच्छे वक्ता हों। ठीक है, और जॉब की नेचर ऐसी है कि आपको बोलने आना चाहिए। ठीक है, आपको जवाब देने आना चाहिए, लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने आना चाहिए। तो उस कंडीशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू से हमको पता है। इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत लंबी और एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसके बारे में डिटेल में आप जैसे आप आते जाएंगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरव्यू आपका स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड का मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑलरेडी फिक्स्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का इंटरव्यू का मतलब होता है कि नथिंग इज फिक्स। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जहां पर बाउंड्री फिक्स होती है कि क्या मतलब लिमिट है, एक तरह से कहें उसको, कहें कि सिलेबस, सिलेबस तय होता है, लेकिन प्रश्न और किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या होंगे, ये नहीं तय होता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज के प्रकार होते हैं। उसी तरह से इंटरव्यू बहुत तरह के हो सकते हैं, ये उसके नेचर पर हो सकता है। जॉब का इंटरव्यू अलग होता है। ठीक है, आप उसी तरह से बहुत तरह के इंटरव्यू जब हम क्लिनिकल सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे भी लेते हैं। ठीक है, जो क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, किसी रोग की डायग्नोसिस के लिए भी इंटरव्यूज होते हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए भी इंटरव्यूज होते हैं। तो इन सब टर्म में जो है डिफरेंसेस है, वो आप जैसे जैसे आप आगे आएंगे उसको हम लोग चर्चा नेक्स्ट जो क्लासेस में करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू एक लंबी प्रक्रिया है। हाउ टू डिजाइन इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यूज के लिए शेड्यूल डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसको मतलब उसमें प्रश्न तय करना, प्रश्न किस सीक्वेंस में होगा, किससे कौन सी चीज पूछी जाएगी, तमाम ऐसी चीजें। बहुत तरह के बायसेस भी होते हैं इंटरव्यूज में, पर्सनल बायसेस। ठीक है, तो इंटरव्यू अपने आप में कई बार इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, इस तरह के आक्षेप लगते हैं। इंटरव्यू में जो है सब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी का सिलेक्शन करना हो तो पूछिए कि तुम अपने बाप का नाम बताओ, और नहीं करना हो तो उससे पूछ लीजिए कि मेरे बाप का नाम बताओ। वो अपने बाप का तो नाम जानेगा, मेरे बाप का थोड़ी नाम जान रहा होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कई बार इस पर ऑब्जेक्टिविटी के प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अब सारे स्टूडेंट से एक तरह के सवाल नहीं पूछ सकते, और अलग अलग सवाल पूछकर कैसे आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेंगे कि ये सही है और ये सही नहीं है। तो ये सर, सब आवाज आ रही है? मुद्दे। हेलो, क्या हुआ मोहम्मद शाम? आवाज आ रही सर? तुम्हें आवाज आ रही कि नहीं मेरी? सर एक क्वेश्चन था मेरा। लास्ट में अच्छा तो पढ़ा लेने दो क्वेश्चन। मैंने कितनी बार आपको कहा कि क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे बीच बीच में करोगे तो जाएगा ही नहीं ना आगे। मैं क्वेश्चन के लिए टाइम पूरा देता हूँ है। उसी तरह से फिर पर्सनालिटी टेस्ट है। ये मैंने अभी आपको एक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ाया, पर्सनालिटी टेस्ट में बिग 5 के बारे में बताया, और इसके बारे में आप अभी जानते हैं। बायोग्राफिकल डेटा इन सिलेक्शन का जो रोल है, बायोग्राफिकल डेटा का मतलब योर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आप जॉब एप्लीकेंट में तमाम तरह के आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिया जाता है। ठीक है, आपके पर्सनल, सोशल, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उसको चेक करना। कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिसमें खास तौर से मेंटल जो एबिलिटी है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनल सॉरी इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड खास तौर से कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होते हैं, जहाँ खास तौर से ऐसे जॉब जहाँ पर फिजिकल एबिलिटी के इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है, उसको वहां पर हम लोग रखते हैं। ठीक है, वर्क सैंपल टेस्ट, वहां पर आपको एक सैंपल वर्क दे दिया जाता है कि इस तरह का काम है, उसको करके दिखाइए, और उसको आपको उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं। खास तौर से आजकल आप एक बहुत कॉमन सा सैंपल टेस्ट में बताऊं, टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी का। ठीक है, तो वो भी दैट इज अ काइंड ऑफ सैंपल टेस्ट। सेल्फ असेसमेंट, कई बार
जो है एप्लीकेंट को खुद कहा जाता है कि अपना मूल्यांकन खुद करिए और आप बताइए कि हाउ मच यू आर फिट फॉर दिस जॉब, ठीक है, एंड इफ यू गॉट सेलेक्टेड व्हाट यू विल डू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ यू विल डू। तो ये सब तमाम चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और लास्ट है जो है असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर्स एक प्रकार से कोई इस जगह नहीं है, इसका नाम नहीं है। इसमें स्टैंडर्डाइज इवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें तमाम तरह के जो है इवेल्युएशन यूज किए जाते हैं, जिसमें जॉब रिलेटेड सिमुलेशन है, इंटरव्यूज है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। तो जॉब सिमुलेशन का मतलब होता है कि उसी जिस तरह का आपका जॉब है उसी तरह के जॉब से रिलेटेड है, उससे मिलते जुलते इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको दिया जाता है और आपको काम करना पड़ता है। खासतौर से ये सब सारी चीजें ट्रेनिंग वगैरह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे पायलट अगर कोई सेलेक्ट होता है तो उसको पहली बार सिलेक्शन के बाद जो है कोई भी प्लेन उड़ाने को नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको सिमुलेशन टास्क दिए जाते हैं, सिमुलेशन ट्रेनिंग ही दी जाती है। दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, हाउ वी सेलेक्ट employee. So qualification, experience and personality. I'm not going to discuss these all things in detail because we have already discussed about the personality, experience and qualification. Qualifications मतलब basic requirement, expertise, experience मतलब यो back knowledge जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, और personality। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूं मॉडर्न सीडो साइंस ऑफ पर्सनल सिलेक्शन में कुछ भ्रांतियां हैं जिसको बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, और इसके जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं इसको एक तरह से कहते हैं कि माया जाल बना के रखे हुए हैं और बता रहे हैं कि यही दुनिया का सबसे अच्छा टूल और टेक्निक है, पर ये है नहीं। जैसे एक है एमबीटीआई। एमबीटीआई का सिलेक्शन में रोल हो सकता है कि ये बहुत बेहतर प्रेडिक्टर नहीं होता है जॉब का। एमबीटीआई क्या है? मायर ब्रिज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ये जिसमें 16 तरह की पर्सनालिटी के टाइप्स की चर्चा है। मैंने आपसे जब पर्सनालिटी पढ़ाई थी तो युंग के पर्सनालिटी टाइप्स की जो चर्चा की थी, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, उसी तरह थिंकिंग, सीकिंग, फीलिंग, एक्टिंग टाइप सब मिलाकर 16 तरह के जो है पर्सनालिटी टाइप्स की चर्चा। और अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स के लोग अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पर ये भी एक तरह का सीडो है। MMPI माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये क्लिनिकल टेस्ट है और ये जॉब सिलेक्शन के लिए बहुत वैलिड नहीं है। और तीसरी जो सबसे आजकल जो भ्रम फैलाने वाली चीज है वो है ग्राफोलॉजी, जिसको कहते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस। हैंड राइटिंग एनालिसिस मतलब आपके हाथ की संरचना, हाथ के लिखने की जो स्टाइल है उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। हमारे बी विभाग में 5-6 साल पहले, मेरे ख्याल से 14-15 में इस तरह का एक वर्कशॉप लोगों ने कराया था और उसमें बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया था, और उसके आधार पर आपके हैंडराइटिंग के आधार पर आपके पर्सनालिटी के एनालिसिस और तमाम तरह की ऐसी चीज़ों की एनालिसिस की जाती है। मैंने भी कहा कि जरा मेरी भी करिए, तो उस एक्सपर्ट ने बताया कि आप में जो है विल पावर नहीं है। उनकी बात तो सही कह रहे हैं कि विल पावर नहीं, लेकिन जिस चीज़ को मैं ठान लेता हूँ उसको कर लेता हूँ। अब इसको आप विल पावर समझ लीजिए चाहे जित समझ लीजिए। तो बिना विल पावर के मैं यहाँ तक कैसे आया, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस एक तरह से सीडो मेथड है। सीडो का मतलब भ्रम फैलाने वाला, गलत अफवाह जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। जो हैंडराइटिंग एनालिसिस वैसे ही आजकल काम कर रही है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस अपने आप, ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी उपयोगिता हो सकती है, पर पर्सनल सिलेक्शन में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय सिलेक्शन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। व्यक्ति का बेसिक जो होता है, ठीक है, उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटी, पर्सनालिटी और तमाम तरह की चीजें, वो कहते हैं कि इसको हम पर्सनालिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इन चीजों के साथ उन कुछ चीजों के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेशन तो एक ऐसी भी चीज है ना जो कि किसी भी अनयूजुअल चीज में भी आ सकती है। अगर आप पिछले 50 साल का डेटा उठाते हैं तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे आतंकवाद बढ़ा, या जैसे जैसे अन्न का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे आतंकवाद बढ़ा,
ठीक है। या जैसे जैसे आप देखेंगे आतंकवाद बढ़ता गया और लोगों की खुशी वैसे वैसे बढ़ी, इनमें भी पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। पर इस रिलेशन का मतलब नहीं है कि आतंकवाद हमारी खुशी को बढ़ाता है या अन्न का उत्पादन हमारे जो है आतंकवाद को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो क्लेम्स हैं वो अपने आप में फॉल्स हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द रियल साइंस ऑफ पर्सनल सिलेक्शन, तो वो जो चीज है जिसकी हम लोग चर्चा अभी कर रहे थे कि जो जॉब वर्क एनालिसिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द जॉब। ठीक है, एंड अगर आप जॉब के नेचर को समझ पाते हैं, जॉब एनालिसिस, वो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पढ़ाएंगे आपको, अगला टॉपिक हमारा वो कि जॉब के एनालिसिस के बाद हम जॉब के नेचर को जब समझते हैं और जॉब के एनालिसिस करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अनुसार लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, और जब जॉब का नेचर और पर्सन का नेचर दोनों मैच करता है तो इसको हम लोग कहते हैं पर्सन इन्वायरमेंट फिट या पर्सन जॉब फिट, देन दैट इज द बेस्ट सुटेबल सिलेक्शन, मतलब सही व्यक्ति का चुनाव जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो हम एनालिसिस के थ्रू इसको जान सकते हैं, लेकिन रियल टर्म। दूसरी है मेजरेबल सक्सेस। कई बार जो है सक्सेस को हम लोग इसको जो है केपीआई के रूप में, जिसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, मापते हैं। ठीक है, कि अगर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आप सफल हैं। लेकिन ये जो डे टू डे की जो चीजें हैं, उनकी जो वर्क स्किल है, छोटी छोटी चीजों प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करता है। मेजरेबल हार्ड स्किल, जिसमें इंटेलिजेंस है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी है, इफिशियंसी है एंड हैंड ऑन है। उसके बाद मेजरेबल सॉफ्ट स्किल है, जिसमें लीडरशिप है, फेलोशिप है, बिग फाइव अभी जो मैंने बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इंटरपर्सनल एम्पैथी है, अनऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप है। तो हम हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल का मापन करके, उसके सफलता के मापदंड कर करके और जॉब एनालिसिस करके एक साइंटिफिक पर्सनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय कर सकते हैं, पर साइंटिफिक सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सीडो से बचे रहें तो एक बेहतर सिलेक्शन हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन दिस टॉपिक पर्सनल सिलेक्शन। नाउ you can ask whatever you want या what is your query। ठीक है, चलिए अब पूछ लीजिए। हेलो, आवाज सर सर हाँ शानू बोलो। हाँ सर, ये बोल रहा था कि जैसे अभी आपने इंटरव्यू का बताया कि कोई भी जैसे जॉब रिक्वायरमेंट है या किसी भी लेवल के अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो जो हम लोग इंटरव्यू मतलब करते हैं, जिसमें हम आमने सामने मतलब बैठ के इंटरव्यू देते हैं सर, उसमें जो जो एक तरीके पैनल होता है सर, उसमें उसका मतलब क्या मॉड्यूल क्या होता है, तो कैंडिडेट से क्या निकलवाना, जैसे कि एक तरीके से पूरा ग्रुप में मीटिंग होती है, एक सामने कोई इंटरव्यूअर जो बैठा होता है, तो सर उसमें मतलब क्या चीज़ ऐसा लुक आउट कर दैट, जैसे अलग के इंटरव्यू होते हैं सर, जैसे कि अगर हम प्रशासनिक सेवाओं में देखें या जैसे अलग जो बच्चों को सिलेक्शन के लिए लेते हैं, उनमें क्या सर ऐसा डिफरेंट होता है, क्या टाइप ऑफ होता है सर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एग्जैक्टली इंटरव्यू मैंने बताया कि जॉब के नेचर, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पर डिपेंड करता है, किस तरह का जॉब का आपका प्रोफाइल है या किस जॉब के आप एप्लीकेंट है, उस पर निर्भर करता है। देखिए पहली चीज होती है कि आप ऑलरेडी एक जॉब रिलेटेड टेस्ट देकर आए होते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट योर बेसिक नॉलेज, दे आर ट्राइंग टू नो योर कम्युनिकेशन स्किल, योर पर्सनालिटी, your attitude, your interest, your aptitude and how you are presenting the things। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। ज्यादातर सिचुएशनल टेस्ट होते हैं, सिचुएशनल इंटरव्यूज होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप इस परिस्थिति में ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप कैसे। जो भी हाई लेवल के टेस्ट होते हैं उसमें सक्सेस की बात नहीं होती, उसमें फेलियर की बात होती है। तो क्या फेलियर रहा है आपके जीवन का और उसको कैसे आपने सॉल्व किया है, व्हाट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत जब सीईओ लेवल के, बहुत टॉप लेवल के इंटरव्यूज होते हैं तब उस पर हम जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज होती है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, ये सब सारी चीज टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका इंटेलिजेंस वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू जान चुके हैं। ठीक है, तो
इंटरव्यूज में बेसिकली अब आपको जिस भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए देने जाना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, जॉब के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, उस जॉब के उस पद में क्या कार्य हो सकते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई इस तरह की उससे रिलेटेड कोई समसामयिक घटना है, इस तरह का कोई चीज है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जाना चाह रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ गुड डिसीजन एबिलिटी, यू मस्ट हैव डिसिसिवनेस। आपके पास एक अच्छा डिसीजन मेकिंग क्षमता होनी चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर, ओके सर। सर थोड़ा सा एक हल्का सा डाउट था सर, जो पैनल होता है सर, हाँ बताओ बेटा। हाँ, उसमें जैसे जो पैनल होता है उसमें एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर या जो है मतलब एक अच्छी नॉलेज जो रखते हैं सर वो भी होते हैं सर। वो क्या लुक आउट करते हैं कैंडिडेट में कि क्या नर्वसनेस कैसी है या उसकी पर्सनैलिटी का क्या एक्टिविटी मतलब क्या एक्टिविटी। बेसिकली साइकोलॉजी वाले ज्यादातर प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो हाँ यही आपके नॉन वर्बल बिहेवियर के द्वारा आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसके द्वारा आपका असेसमेंट कर लेते हैं। जब उनको जरूरत होती है तो ही वो प्रश्न पूछते हैं, तो ये वो सर खास तौर से आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। ठीक है, ये सर ओके। विशेष तौर से आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे आप बहुत सी चीजें हैं नॉन वर्बल बिहेवियर्स होते हैं, आप आगे आएंगे तो मास्टर में हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पूरा पेपर होता है, इफ यू ऑप्टेड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ कि नॉन वर्बल क्यूज क्या होते हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन सब का अपना एक मीनिंग होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो झूठ नहीं बोलती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए चंदन कुमार बताइए। सर मेरा डाउट था सर, जैसे कि आज से कुछ समय पहले क्या था कि सर रेलवे के जैसे जो ग्रुप डी की भर्तियां होती तो उसमें सर एजुकेशन का उतना वैल्यू नहीं था, वो एजुकेशन हम्म, नहीं मांगते थे। लेकिन आज के समय में वो 10th प्लस मांगते हैं, कल को मतलब वो 12th प्लस मांगते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? क्योंकि जरूरत उस काम को तो वैसा ही वैसा है, फिर एजुकेशन को मतलब बढ़ाते क्यों जा रहे हैं सर? नहीं नहीं, अब काम का नेचर भी बदल रहा है ना। जैसे अब मान लीजिए टीचिंग के लिए है, तो अगर जो जो व्यक्ति 30 साल 20 साल पहले सेलेक्ट हुआ होगा तो उसको कंप्यूटर नहीं आता होगा, तभी भी वो जॉब कर लिया और रिटायर हो रहा है आज की डेट में। लेकिन आज मेरे जैसा व्यक्ति अगर सेलेक्ट होता है, उसको कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करने आता, तो आज की डेट में मैं आपको कैसे पढ़ाता? नॉलेज की जरूरत है कि नहीं, स्किल की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए चाहे संस्कृत का विद्वान हो चाहे उर्दू का विद्वान हो, अंग्रेजी तो उसको आनी चाहिए ना। जी सर। तो वो नॉलेज अपग्रेड ने कभी कर रहा है भाई, शिक्षा का लेवल तो बढ़ रहा है ना, पहले शिक्षित कम थे अब शिक्षित बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी तो ज्यादा हो रहा है, तो शॉर्टलिस्ट करने का भी एक तरीका है ये। ठीक है, और बेसिक नॉलेज भी तो जरूरी है। पहले के कहा जाता है कि जो 5 पास लोग हुआ करते थे वो आज के हाई स्कूल से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अब आपकी क्लास में 150 बच्चे हैं और मैं एक लीव के एप्लीकेशन के लिए आपको कह दूं तो 150 में से 70 लोगों को एक लीव का ढंग का एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है, स्टिल दे आर डूइंग ग्रेजुएशन। तो लेवल ऑफ एजुकेशन तो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो भाई उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना उस हिसाब से। सर तो ये एक तरह से इन्फिनिटी सर, जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें से एक तरह से मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है? जैसे कि हम एक कोई आ रहा है सर ग्रेजुएशन करके आ रहा है, कोई आ रहा है 10th पास करके उसी जॉब को कर रहा है सर, तो एक तरह तो का क्या सर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है सर ना? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर होगी? आफ्टर सिलेक्शन सभी लोगों को एक पद एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत से लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं पर जॉब नहीं मिलने से लो पोजीशन की जॉब कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब पीएचडी करने के बाद लोग प्राइमरी स्कूल का मास्टर बन जा रहे हैं, तो क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जॉब तो कर ही रहे हैं ना। जो बीए और बीएड करके आया है वो भी कर रहा है वही चीज, जो पीएचडी और बीएड करके आया है वो भी वही कर रहा है। जो उसने मास्टर भी नहीं करा है उसने पीएचडी भी नहीं करी है।
लेकिन जॉब की पोजीशन तो वही है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से? सर डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से मतलब कॉन्ट्रडिक्शन भी तो हो सकता है, जैसे ना कि हमारा मेंटलिटी हाई थिंकिंग ऑर्डर, क्योंकि मैंने पीएचडी की है, एक 10 पास वाला है सर, तो वो है इंडिया में जो है, इंडिया में भी है अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, गुप्त बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, तमाम तरह की बेरोजगारियां होती हैं, और वो है। तो वही इसीलिए ना जो पर्सनल सिलेक्शन मॉडल क्या है कि हाई और लो, मतलब अंडर एंड हायर दोनों जो क्वालिफाइड लोग होते हैं दे आर नॉट फिट द जॉब। अंडर क्वालिफाइड होगा तो वो उस जॉब को परफॉर्म नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और हाई क्वालिफाइड होगा तो वो जो है हमेशा उसके लिए बहुत लो टास्क होगा। ये प्रॉब्लम जॉब की ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम की ही है। अब एक क्लास में 40 बच्चे हों और उसमें मान लो 10 हाईली इंटेलिजेंट हो, जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है उसे पहले से वो जानते हैं, 10 ऐसे डम हो जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, तो अब 20 एवरेज हो तो क्या करेंगे? उन 10 को बाहर कर देंगे कि नीचे वाले को बाहर कर देंगे? ऐसा कोई सिस्टम तो हमारे यहाँ अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसी को करने के लिए अल्फ्रेड जो है बेनेट ने फ्रांस में, मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस में यही तो है, फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर को डिफरेंशिएट करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था, बट उसका यूज तो नहीं किया जा रहा है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि जो हाईली इंटेलिजेंट है उनको अलग स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो अलग एवरेज है उनको अलग पढ़ाया जा रहा है, या जो थोड़े स्लो लर्नर है उनको अलग से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर तो स्लो लर्नर का मतलब वो एमआर है, मेंटली रिटार्डेड वाले कैटेगरी में ले जाते हैं। तो ये तो नीचे से ही प्रॉब्लम है, जॉब तो बड़ी ऊपर की चीज हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई सब हाई लो भी मिला के एवरेज ही हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए सर आपने जो सॉफ्ट स्किल में बताया था उसमें बिग 5 प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? बिग 5 तो पढ़ा ही दिया है ना, बिग 5 वही मॉडल, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए तत्परता, मतलब टाल मटोल। भाई बहुत से लोग होते हैं जो काम को समय से नहीं करना चाहते, टालते जाते हैं, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, बहुत टाइम ऐसे करके, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक एटीट्यूड है, व्यक्ति की जो है सोच है। और सर इंटरपर्सनल एम्पैथी क्या होता है? इम्पैथी होता है एक चौथी सिंपैथी। जैसे तुमको कहा जाए कि भाई किसी के कोई जा रहा है, उसको चोट लगी, तो उसको देख के कहा कि भाई नहीं तुम्हें प्रॉब्लम है, मुझे देख के दुख हुआ, ठीक है, लेकिन दुख फील नहीं हुआ। मान लो जिससे तुम्हारी बनती नहीं वो गिर गया, ठीक है, और मुंह से कह रहे हो कि जो है अरे अरे बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और अंदर से फीलिंग आ रही है कि बड़ा उछल रहे थे, बहुत मजा आया, ठीक है। जो मुंह से बोल रहे हो सिंपैथी है, जब अंदर से जो फील होता है उसको इम्पैथी कहते हैं, ठीक है। इम्पैथी का मतलब होता है कि किसी को उसके स्थान पर रख के अपने आप को देखना कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मुझे कैसा लगता, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल इम्पैथी होती है। तो किसी भी समस्या को समझने के लिए उस समस्या के फ्रेमवर्क में या उस व्यक्ति के फ्रेमवर्क में जाना होता है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में अगर कहें तो पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर, मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना और समझना। ओके सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन, क्वेरी? कुछ और आपकी क्वेरी है तो पूछें, नहीं फिर क्लास बंद करें हम। ठीक है, टाइम भी हो गया आपके नेक्स्ट क्लास का। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे क्लास, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।